हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का गगन कपूर क्लासेस में वेलकम करता हूं। आज हम हायर परचेज को कंटिन्यू करते हुए हमारी ये थर्ड क्लास है और हम आज आपको अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो सिखाने वाले हैं। लास्ट क्लास में जो हमने कैलकुलेशन किया था उसकी हमें आज की क्लास में जरूरत पड़ेगी, तो वो कंसेप्ट भी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो आज हम आपको क्या सिखाएंगे, मैं आपको बुक्स ऑफ बायर सिखाने की कोशिश करूंगा। तो मैं पहले आपको दिखाता हूं कि बेसिकली हमारे पास हम लोग आज डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो चलिए, अगर हम बात करें तो कैलकुलेशन के बाद बुक में अकाउंटिंग सिखाई गई है और बुक कह रही है कि हम आपको सिखाएंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज बायर। मतलब हायर परचेजर मतलब एचपी बायर की बुक्स में ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो हम आपको बताएंगे। चलिए, उससे पहले एक काम करते हैं, मैं आपको एक ओवरव्यू पहले दे देता हूं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सर, ये जो हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग का पार्ट आज हम करने वाले हैं, तो मैं आपको पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूं। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहीं आप भूले तो नहीं है? एग्जाम में एक कंप्लीट क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से जरूर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन से जो चैप्टर आता है उसके दो पार्ट होते हैं, वो चॉइस ए या चॉइस बी, दोनों में से कोई एक पार्ट आपको करना होता है। हायर परचेज के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर इसकी अकाउंटिंग दो पार्ट्स में डिवाइड होगी कि आप लार्ज वैल्यू आइटम्स की बात कर रहे हैं या फिर आप सर स्मॉल वैल्यू आइटम्स की बात कर रहे हैं। वैसे आपको बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी ये समझने में कि लार्ज वैल्यू आइटम की बात हो रही है या स्मॉल वैल्यू आइटम की बात हो रही है। क्यों, मैं बताऊंगा। लार्ज वैल्यू आइटम्स की जब हम बात करते हैं तो हम बिल्कुल ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे कि आप एक लेटर सपोज कार हायर परचेज पे लेने गए थे, तो वहां पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस थोड़ी सी कम होती हैं। और अगर स्मॉल वैल्यू आइटम्स की बात करेंगे तो जैसे आप अमेजॉन वगैरह पे परचेज कर लेते हैं हर एक चीज, मोबाइल फोन है उसकी भी ईएमआई करवा लेते हैं, तो स्मॉल वैल्यू आइटम्स की बात हम बाद में करेंगे। इस चैप्टर के दो पार्ट हैं। क्वेश्चन जब आपको आता है तो कुछ इस तरीके से एग्जाम में आता है कि एक वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं लार्ज वैल्यू आइटम से और उसके चॉइस में पूछ लेते हैं स्मॉल वैल्यू आइटम से। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन दो क्वेश्चन हमने जनरली देखा है एग्जाम में रहते हैं, चॉइस में ए कर लीजिए या बी कर लीजिए, तो दोनों पार्ट से क्वेश्चन आ जाता है। जब हम लार्ज वैल्यू आइटम्स की बात करते हैं तो हम आपको ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ बायर और वेंडर दोनों की बुक्स में सिखाएंगे, लेकिन ऐसा देखा गया है कि एग्जामिनर यहां पर ज्यादा बायर की बुक्स के क्वेश्चन पूछना पसंद करता है। स्मॉल वैल्यू आइटम्स के जब क्वेश्चन आएंगे तो वहां आपको दिखाएंगे कि वहां पर एग्जामिनर जनरली सेलर की बुक्स पूछना पसंद करता है। तो लार्ज वैल्यू आइटम्स हम यहां से स्टार्ट करेंगे, इसमें बुक्स ऑफ बायर वेंडर दोनों बताएंगे, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो हम आज की क्लास में नहीं पहुंच पाएंगे। आने वाली क्लासेस में ये टॉपिक डिफॉल्ट एंड रीपोजेशन होता है, उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। लार्ज वैल्यू आइटम्स के अंदर ही हमारे पास अकाउंटिंग करने के दो मेथड होते हैं, लेकिन हमारे को एक ही मेथड ज्यादा फॉलो करना है जिसका नाम है फुल कैश प्राइस मेथड, और हम उसी के बारे में बात करेंगे। एग्जाम में भी क्वेश्चन आपके इसी के ऊपर बेस्ड आते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको क्लियरली बता दिया है चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में। तो हम लार्ज वैल्यू आइटम्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब लार्ज वैल्यू आइटम्स की हम बात करेंगे तो फुल कैश प्राइस मेथड को हम लोग फॉलो करेंगे। अच्छा, अब स्टूडेंट्स क्या है, आज की क्लास में मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, तो आप कहोगे कि सर इसकी भी हमें पीडीएफ दे दो। नहीं, ये आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। सर, हम जो ट्रीटमेंट करेंगे बुक्स ऑफ बायर में भी करेंगे, बुक्स ऑफ वेंडर भी करेंगे। तो हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो देखिए जब आप बुक से पढ़ेंगे ना तो वहां पर आपको कहा जाएगा कि जर्नल एंट्री भी बना दीजिए और लेजर अकाउंट भी बना दीजिए। बट एग्जामिनेशन में आपसे जर्नल एंट्रीज नहीं पूछी जाती हैं, वो सीधा हमसे कहते हैं कि आप बायर की बुक्स में अकाउंट्स बना दीजिए। तो मैं एक थोड़ा सा डिस्कशन आपके पास जर्नल एंट्रीज के रिलेटेड भी कर देता हूं रेफरेंस पर्पज से। अदरवाइज स्टूडेंट कहेंगे कि सर रिकॉर्डेड क्लास थी इसलिए आप निकल लिए साइड से। ऐसा नहीं है, मैं पूरा आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो खैर, बुक्स ऑफ बायर की पहले हम बात करते हैं। तो आप ट्रांजैक्शन लास्ट क्लास में याद कर सकते हैं। सपोज हमारे माइंड में कार का एग्जांपल है और मैं बायर बन जाता हूं। मैं शोरूम में गया और मैंने उनसे कहा कि सर मुझे एक कार चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है कपूर साहब दे देंगे। हमने हायर परचेज एग्रीमेंट किया और हमने उनसे कार ले ली।
तो अगर हम बायर की बुक्स में बात कर रहे हैं, वेंडर की बुक्स में जस्ट एंट्रीज रिवर्स होती जाएंगी। तो जब हम एसेट को एक्वायर करते हैं तो सर हम एक्वायर कर रहे हैं हायर परचेज में, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप थोड़ी देर के लिए यह समझ लीजिए कि आपने कोई एसेट एक्वायर किया था, नॉर्मल वे में आपने एक्वायर किया था। तो क्या एंट्री बनाएंगे आप एंट्री बनाएंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। हमने एसेट परचेज किया, डेबिट हो गया, और जिससे हमने परचेज किया वो गिवर था, क्रेडिट हो गया। हमारी एंट्री बनती है एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। सर ये तो बिल्कुल नॉर्मल एंट्री है जब हम परचेज करके लाते हैं। यस, तो हायर परचेज में जब हम एंट्री करते हैं तो हम नॉर्मल परचेज की एंट्री करते हैं। इसका रीजन होता है कि यहां पर एक कंसेप्ट यूज होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म का। अब आप कहेंगे कि सर ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होता है, तो आप अपनी अकाउंटिंग की बुक में जाइए और अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को उठा के देखिए। आपको याद आएगा कि अगर आपने क्लास 11th में अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर आपके टीचर ने आपको जरूर बताया होगा कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म को समझने के लिए आप आगे चल के हायर परचेज का चैप्टर पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूं और उम्मीद करूंगा कि आप मेरे इस एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे, कहीं ये ना कहें कि सर टाइम वेस्ट करते हैं। देखिए, हायर परचेज का एग्रीमेंट कहता है कि जब आप सारी पेमेंट कर देंगे तब आप उसके ऑनर बन जाएंगे। तो मैं तो उसका ऑनर बना नहीं, तो सर ये एंट्री तो गलत हो गई। सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहता है कि आप ये मत देखिए आपको दिख क्या रहा है, आप उसका इंपैक्ट समझने की कोशिश कीजिए। इंपैक्ट यही है कि ऑनरशिप केवल एक पर्पस के लिए रोकी गई है, अदरवाइज आपको ऑनरशिप दे दी गई है। तो लीगली देखा जाए ऑन पेपर आप ऑनर नहीं है, बट अदरवाइज ये सिर्फ एक छोटे से इंस्टॉलमेंट को सिक्योर करने के लिए है, बाकी हर चीज में आप उसके ऑनर बन गए हैं। इसलिए हमारी अकाउंटिंग कहती है कि आप पेपर पे ना जाएं, रियल इंपैक्ट पे जाएं, और हमारा रियल इंपैक्ट यही कहता है कि हायर परचेज में जनरली इंसान उसका ऑनर मान लिया जाता है। इसीलिए हम ऑनर मानते हुए एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर एंट्री पास करेंगे। अब यहां पर मान लेते हैं कि हमारे एसेट का प्राइस 15 लाख था कैश प्राइस, तो हम पूरा का पूरा कैश प्राइस यहां पर डेबिट कर देंगे। तो हमारे पास एसेट अकाउंट बन जाएगा 15 लाख से, और हमारे पास एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी वेंडर के नाम की 15 लाख। हमारे इस मेथड का नाम फुल कैश प्राइस मेथड इसीलिए है कि मैंने पूरा का पूरा कैश प्राइस यहां पर रिकॉर्ड कर दिया। एक दूसरा मेथड आएगा वो चलता नहीं है, इसलिए मैं अननेसेसरी उसके ऊपर समय नहीं लगाऊंगा। अच्छा सर, हमने एसेट परचेज कर लिया, लेकिन आपने कहा था कि हमें एग्रीमेंट साइन करते हुए डाउन पेमेंट देनी पड़ सकती है। बिल्कुल ठीक। तो डाउन पेमेंट देने की एंट्री क्या होती है, तो आप डाउन पेमेंट को भूल जाइए। दरअसल मैंने 15 लाख में से 3 लाख रुपीज उसको दे दिए, तो हम इसकी एंट्री बना देते हैं वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप 11th क्लास में इस एंट्री को पता है क्या बुलाते थे, पेमेंट मेड ऑन अकाउंट। मेरे पास वेंडर का अकाउंट चल रहा है 15 लाख का, और मैंने उस अकाउंट में 3 लाख जमा करा दिए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं, सिंपल सी एंट्री, एसेट खरीदा, एसेट टू लायबिलिटी, और जब हमने पे कर दिया तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, अब ये काम हम कर देते हैं ईयर के बिगिनिंग में। जब हम एसेट को एक्वायर करते हैं तब हम ये 2 एंट्रीज पास करते हैं। उसके बाद जब ईयर एंड हो जाता है तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम अपना इंटरेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो हम इसे बोलते हैं इंटरेस्ट ड्यू। मैं बायर हूं, 15 लाख की कार थी, 3 लाख मैंने दे दिए, 12 लाख का मेरा लोन है। अब जब ईयर एंड हो जाएगा तो जैसे समय पास होता है वैसे ही इंटरेस्ट का खर्चा हमारा रिकॉर्ड होता है। इसीलिए अकाउंटिंग कहती है ईयर के एंड में जाके आप इंटरेस्ट की एंट्री पास कीजिए। और इंटरेस्ट अलग से पेबल नहीं होता, वो पहले ड्यू होता है, मतलब वेंडर के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है और हमने वेंडर के अकाउंट में इसको क्रेडिट कर दिया। हमारा एक्सपेंस डेबिट था और ये हमने उसकी लायबिलिटी इंक्रीज कर दी। जब हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे तब हमें यह देखना होगा हमारी इंस्टॉलमेंट ईयरली है या हाफ ईयरली है। क्यों सर, अगर ईयरली है तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग इनटू रेट करने से इंटरेस्ट आ जाएगा, लेकिन अगर टाइम पीरियड इन्वॉल्व है तो आप सभी को पता है कि हम अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम। सर लास्ट क्लास में आपने ईयरली क्वेश्चन कराए थे, यस बिल्कुल ईयरली कराए थे, इसलिए टाइम की बात नहीं आई थी, लेकिन आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। सर उसके बाद जब इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा तो हम अपनी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेंगे। इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करने से क्या होता है, हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, तो हम अपनी लायबिलिटी रिड्यूस करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब सर क्या क्वेश्चन के अंदर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया होगा, तो हमने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चंस कराए थे, किसी में अमाउंट दिया हुआ था और किसी में अमाउंट हमें ढूंढना भी पड़ सकता है। चलिए, और क्योंकि हम अगर ईयरली कर रहे हैं तो एक बार इंटरेस्ट और एक बार इंस्टॉलमेंट होगी। अगर हाफ ईयरली हो जाए तो घबराना मत, 2 बार इंटरेस्ट चार्ज होगा, 2 बार इंस्टॉलमेंट पे होगी, फिर 1 साल कंप्लीट होगा और साल के एंड में एक ही बार डेप्रिसिएशन चार्ज होगा।
ठीक है, ऐसा नहीं करना कि हर एक इंस्टॉलमेंट के साथ डेप्रिसिएशन चार्ज करने की आप हैबिट पकड़ लो। डेप्रिसिएशन ईयर एंड में चार्ज होता है, इंस्टॉलमेंट ईयरली है तो एक एक बार एंट्री बनेगी, हाफ ईयरली है तो 2 बार बनेगी, इससे ज्यादा वो हमें तंग करते नहीं है थ्योरी में। ओके, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो आपको पता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट हम एंट्री पास करते हैं, और इसके लिए हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 काम करता है पीपीई के नाम से। और वो अब पीपीई वाला मेथड कहता है कि डेप्रिसिएशन आप किसी भी मेथड से चार्ज कर सकते हैं। तो लेकिन हमारे पास 2 ज्यादा पॉपुलर मेथड होते हैं, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, लेकिन क्वेश्चन कोई भी मेथड अब हमें दे सकता है। एंट्री नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 कंप्लीट, ईयर एंड हो गया। अब ईयर एंड हो जाएगा तो आपके जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो आप P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपके एज अ बायर नॉमिनल अकाउंट में एक तो इंटरेस्ट था, एक डेप्रिसिएशन था, इन दोनों को जब आप क्लोज करेंगे तो P&L में ट्रांसफर करेंगे, ये आपकी एंट्री होगी। हमारी एंट्री नंबर 1 एसेट एक्वायर करना और डाउन पेमेंट, ये हायर परचेज एग्रीमेंट में केवल एक ही बार होता है स्टार्टिंग में। फिर इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ये पीरियोडिक होती हैं, और ये फिर डेप्रिसिएशन और ट्रांसफर ऑफ एक्सपेंसेस टू P&L ये दोनों ईयर के एंड में होती हैं। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितना लेंदी है, उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्रीज पास करनी है। इसी की बिल्कुल रिवर्स एंट्री यहां पर हमने वेंडर की बुक्स में बता रखी है, आप उसको रीड कर लेना, और मैं इसका हो सकता है कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं, बट कोशिश करना कि आप इसको नोट करने की हैबिट डालो, इससे आप क्लास में इन्वॉल्व फील करोगे। खैर, ये तो एंट्रीज हमने आपको बताई, लेकिन सर क्या एग्जाम में वो हमसे एंट्रीज पूछने वाले हैं? आंसर इज नो। वो कहते हैं आप हमें अकाउंट बना के दिखाइए। तो अगर मैं ऊपर की एंट्रीज को अकाउंट्स में, लेजर अकाउंट में पोस्ट करता हूं तो मेरे पास कई सारे अकाउंट बन के आते हैं, लेकिन एग्जाम में टाइम को देखते हुए हमसे कौन से अकाउंट मांगे जाते हैं वो हमने देखना है। तो हमसे मेन अकाउंट जो एग्जाम में बनाने को कहा जाता है वो होता है एसेट अकाउंट और वेंडर अकाउंट, ये 2 अकाउंट। और अगर आप स्ट्रिक्टली एंट्री फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि सर हम डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना सकते थे, इंटरेस्ट अकाउंट भी बना सकते थे, उन्हें P&L में ट्रांसफर कर सकते थे, और जबरदस्ती सर बैंक अकाउंट भी बनाऊं तो खैर ये सब ना आप इसको सीरियसली मत लेना। वो एग्जामिनर कहता है कि आप बेसिकली ये 2 अकाउंट बना के दिखाओ इन द बुक्स ऑफ बायर। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि बुक्स ऑफ बायर में कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, तो आपने समझना है कि सर बहुत आसान काम है। एक तो हम अपने एसेट्स का अकाउंट बनाएंगे, और ये बनाना बहुत ही सिंपल होता है। हम यहां पर स्टार्टिंग में लिख देते हैं टू HP वेंडर, कैश प्राइस के अमाउंट से हम इसको डेबिट कर देते हैं। उसके बाद ईयर के एंड में हम इसके ऊपर एक बार डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और फिर हमारा बैलेंस कैरी डाउन आ जाता है, खत्म। और अगर क्वेश्चन 2 ईयर का है, 3 ईयर का है, तो फिर हम एक बार फिर से इसको एक बार ब्रॉट डाउन कर देते हैं, फिर से एक बार इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और फिर इसको बैलेंस कैरी डाउन कर देते हैं। तो जब तक क्वेश्चन कहेगा तब तक हमारा एसेट अकाउंट बनाया जाएगा। आपको पता है एसेट की लाइफ ज्यादा हो सकती है, लेकिन हम तो केवल उतने ही पीरियड तक का एसेट अकाउंट बना के छोड़ देते हैं जितने पीरियड के लिए क्वेश्चन हमसे कहता है। इसका मतलब अगर क्वेश्चन 3 इयर्स का है तो 3 इयर्स के बाद एसेट का बैलेंस नील नहीं होगा, वो बच जाएगा। 4th ईयर में वो कंटिन्यू होगा, लेकिन हम उसको बनाएंगे नहीं। ठीक है, तो मैंने ये 2 ईयर का आपको बना के दिखाया। सर मेन अकाउंट जो हमने सीखना है वो हमने सीखना है HP वेंडर का अकाउंट कैसे बनता है। आप चाहें तो ऊपर से एंट्रीज को याद कर सकते हैं, या दूसरा तरीका यह है कि आप इसको सिंपली समझ भी सकते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि सर ये लायबिलिटी है। ओके, तो लायबिलिटी हमारी फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में यहां पर हमारी लायबिलिटी बन जाती है जब हम एसेट अकाउंट को हायर परचेज पे बाय करते हैं विद द अमाउंट ऑफ कैश प्राइस। हमारी टू और बाय को लिखने की आदत होती है, लेकिन अब आजकल मॉडर्न अकाउंटेंसी कहती है छोड़ो, टू बाय का टाइम चला गया, आप लगाओ ना लगाओ, तो हमारी हैबिट है हम तो लगा के चलते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन जब मैंने एसेट को बाय किया तो मेरी ये लायबिलिटी क्रिएट हुई 15 लाख से। जब हमने डाउन पेमेंट दे दी तो बिगिनिंग में ही जब हमने डाउन पेमेंट दे दी हमारी ये लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। हम यहां पर दिखा देते हैं डाउन पेमेंट। फिर कैश प्राइस में से डाउन पेमेंट माइनस कर लीजिए, आपको अमाउंट आउटस्टैंडिंग मिल जाएगा। उस अमाउंट आउटस्टैंडिंग के ऊपर आप अपना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और इंटरेस्ट से आपकी वेंडर की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, लायबिलिटी
इंटरेस्ट की हम पहले ड्यू करते हैं, इसीलिए हम वहां पर इंटरेस्ट दिखाएंगे, और फिर हम एक बार इंस्टॉलमेंट को जब पे करेंगे तो हमारी इंस्टॉलमेंट के अमाउंट से लायबिलिटी हमारी रिड्यूस होगी। उसके बाद क्या होगा, अगर क्वेश्चन में एक ही इंस्टॉलमेंट है तो एक ही बार एंट्री होगी, हाफ ईयरली होगी तो 2 बार एंट्रीज करनी पड़ेंगी, और जैसे ही हमारा ईयर कंप्लीट हो जाएगा हम अपना वेंडर अकाउंट क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे करेंगे, बैलेंस शीट निकाल देंगे। नेक्स्ट ईयर यहां पर ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, और फिर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लायबिलिटी इंक्रीज होगी, इंस्टॉलमेंट को पे करेंगे, लायबिलिटी रिड्यूस होगी, और ये बैलेंस शीट ही ऐसे बन जाएगा। एक बार और इसे करेंगे। जनरली क्वेश्चन हमसे 3 इयर्स से ज्यादा आगे जाने को नहीं कहेगा, अगर कहेगा तो आपको जाना पड़ेगा, अदरवाइज हम ये मान के चलते हैं कि वो इस तरीके से आपसे बात करेगा। अगर ये क्वेश्चन हमारा 3 ईयर का है तो ये हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट है, और अगर आपको याद हो मैंने आपसे कहा था कि अगर सब कुछ गिवन हो तो आपकी लास्ट इंटरेस्ट की फिगर बैलेंसिंग फिगर होती है। हाँ सर, याद है, सब याद है तो फिर चलिए आइए कोई क्वेश्चन बनाते हैं आपके साथ। बुक से पूछते हैं, वो कह रहे हैं ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ एचपी बायर, ओके, और वो ये कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं फुल कैश प्राइस मेथड की, इसका मतलब बुक दूसरे मेथड की बात करेगा, पर मैं नहीं करूंगा, यही एग्जाम में आता है, यही आपने पढ़ना है। उसके बाद आगे चलेंगे तो वो कुछ एंट्रीज बता रहा है जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। फिर वो कह रहा है वेंडर की बुक्स में आएंगी, बिल्कुल इसकी रिवर्स एंट्री होगी, मैंने आपको लिख के दी थी, सिंपल सी एंट्रीज हैं, आप उसको बना सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि आपको कुछ जरूरी अकाउंट बनाने पड़ेंगे। हमने कहा कौन सा बनाना पड़ेगा, बोले एक तो एसेट अकाउंट बनाना। मैंने कहा जी हमने अभी सिखा दिया बच्चों को। कह रहे कपूर साहब बड़े फास्टली काम कर दिया आपने। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे कि आप हायर वेंडर का अकाउंट बनाना। ठीक है जी, बना देंगे। फिर वो कह रहे हैं कि हो सकता है एग्जामिनर आपसे इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन के अकाउंट की मांग कर ले, लेकिन दीज अकाउंट्स हैव नेवर बीन ट्रीटेड एज नेसेसरी अकाउंट्स इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब वो आपसे ये कह रहे हैं कि अगर क्वेश्चन ना कहे तो आप इसको बनाने में समय व्यर्थ मत करना, सिर्फ आप एसेट अकाउंट बनाना और फिर आप अपना वेंडर अकाउंट बनाना। फिर आगे चल के जब हमारे पास रीपोजेशन की बातें आएंगी तब हो सकता है कि हमारे को कुछ और अकाउंट भी बनाने पड़ जाएं। ठीक है सर। तो बेटे ऑथर कह रहा है कि एग्जामिनर शुड क्लियरली मेंशन द अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एटसेट्रा एटसेट्रा। छोड़ो, ओके, इस पे सीरियस होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, और ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूं, यानी कि ये मैं नहीं करवा रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क होगी, और कोई होमवर्क आपके पास नहीं होगा, आगे आपको भी जाने की जरूरत नहीं है। तो सर आज आप क्वेश्चन कहां से करवाएंगे? मैं ऐसा करता हूं, आपको कुछ क्वेश्चंस छोटे छोटे से फिगर्स हैं लिखवा देता हूं, और फिर हम उनको बनाएंगे। तो फिर सर कहां चलें? आइए हम चलते हैं, और मैं आपको क्वेश्चन जो है ना स्क्रीन के ऊपर लिख दूंगा। ठीक है सर। सबसे पहले सर आप कौन सा क्वेश्चन करवाएंगे? मुझे रुक जाइए, ढूंढने दीजिए कि हम कौन सा क्वेश्चन आपको करवाएं। ओके, लिखिए क्वेश्चन। हम आपको क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, लिखिए एग्जाम्पल। हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल, और हम करेंगे इन द बुक्स ऑफ एचपी बायर। ओके, यहां लिखें एक्स परचेज्ड अ मशीन ऑन हायर परचेज ऑन 1st of January 2018. Okay. Now, सबसे पहले यहां लिखें कैश प्राइस ₹5,25,000। पेमेंट होगी, डाउन पेमेंट होगी आपकी ₹1,50,000, और 3
एनुअल इंस्टॉलमेंट्स होंगी अगेन ऑफ ₹1,50,000 ईच। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर मैं डाउन पेमेंट और 3 इंस्टॉलमेंट्स का टोटल करूं तो मेरा अमाउंट जो निकल के आ रहा है वो 6 लाख निकल के आ रहा है। तो यानी कि ये मेरा, अगर मैं ऐड कर दूं तो ये मेरा हायर परचेज प्राइस बनेगा। यहां से हो सकता है कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ जाए कि सर ये जो इंस्टॉलमेंट्स हैं क्या इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड है? तो आंसर इज यस, सर्टेनली इंक्लूडेड है, क्योंकि ये जो टोटल अमाउंट पेबल आपका आ रहा है ये कैश प्राइस से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। ओके, नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। ओके, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। क्या ले लें? एसएम ले लें, एसएलएम ले लें, डब्ल्यूडीवी ले लें? सर एसएलएम ले लो, डब्ल्यूडीवी लेना तो 20% रेट लिखते। चलिए जी, तो ये हमने लिख दिया। अब हमें बनाना है इन द बुक्स ऑफ एचपी बायर। सर सबसे पहले तो इसका मतलब यह है कि हम वो टेबल बना के इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा टेबल में टाइम वेस्ट करना है, हम बिना टेबल के भी काम कर सकते हैं। तो मैंने यहां लिखा सॉल्यूशन, और सबसे पहले मैंने अपना एसेट अकाउंट बना दिया। आप चाहें तो मशीनरी अकाउंट लिख सकते हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये लीजिए, हमने एसेट परचेज किया था 1 जनवरी 2017 को, सॉरी 1 जनवरी 2018 को। तो मैं यहां लिखूंगा बाय हायर वेंडर, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में आपको वेंडर का नाम नहीं बताया। यहां लिखूंगा 5,25,000, और यहां लिखूंगा 31 दिसंबर 18 को। बाय डेप्रिसिएशन हम 10% एसएलएम मेथड फॉलो कर रहे हैं, ये हो जाएगा 52,500। और फिर मैं करूंगा बैलेंस सीडी। वेयर इज माय कैलकुलेटर? 52,500 इंटू 0.9, ये आ जाएगा, ओहो 5,25,000 इंटू 0.9, 4,72,500। 1119 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,72,500, और फिर हम इस पे चार्ज कर देंगे डेप्रिसिएशन इंटू 0.1, 47,250, और फिर बैलेंस कैरिड डाउन 4,25,250, 472,500 इंटू 0.1, 47,250 इंटू 425,250। और फिर मतलब एसेट अकाउंट बनाना इतना आसान है, इसीलिए मैंने कहा चलिए पहले हम इसी को कंप्लीट कर डालते हैं। बाय डेप्रिसिएशन 42,525, और फिर हमारा ये बैलेंस सीडी आ जाएगा 382,725। ओके, अब आप देख सकते हैं कि 3 ईयर तक का क्वेश्चन की डिमांड थी, तो एसेट अकाउंट अभी मेरा आगे चल सकता है, लेकिन मुझे आगे इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहीं पर हम रुक जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम बनाएंगे अपना वेंडर अकाउंट, जो कि हमारा मेन अकाउंट है। आप चाहें तो दोनों को साइमल्टेनियसली भी बना सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे अलग अलग भी बना सकते हैं। तो मैं यहां पर बनाता हूं हायर वेंडर अकाउंट, और मैं यहां पर आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपने बिना टेबल बनाए हुए अपनी कैलकुलेशंस को कंप्लीट करना है। ओके, सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ साथ तैयार हो जाएं। मैंने एग्जाम में लिखना नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये हमारा लायबिलिटी का अकाउंट है, और हमारी लायबिलिटी स्टार्ट होती है 1 जनवरी 18 को, जब हमने अपनी मशीन एक्वायर की थी ऑन हायर परचेज 5,25,000 की। बोलिए, क्लियर हो गया? इसके बाद हम पहली जब एग्रीमेंट करते हैं तो साथ में एक डाउन पेमेंट देते हैं, तो डाउन पेमेंट देने से हमारी लायबिलिटी रिड्यूस होती है, इसीलिए आपने यहां लिखना है टू बैंक अकाउंट डाउन पेमेंट 1,50,000। ओके, अब यहां पर आप मुझे यह बताइए कि आपने कितना फाइनेंस करवाया था।
सर 525 की मशीन थी और 150 मैंने पे कर दिया था। लास्ट क्लास में भी आपने बताया था कि रियल लाइफ में जब भी आप हायर परचेज करने जाएंगे तो होशियारी से चेक कर लेना कि वो इंटरेस्ट किस पे कंप्यूट कर रहे हैं। तो कंसेप्चुअली भी प्रैक्टिकली भी हमारा इंटरेस्ट चार्ज होगा 525 माइनस 150, अमाउंट आता है 375 पे। क्योंकि क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट ईयरली है इसीलिए हम यहां पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 3,75,000 का 10%। अब सर जब हम क्वेश्चन बना लेंगे तब आप ढूंढने की कोशिश करेंगे सर ये 375 कहां से आया था, तो मैं बता देता हूं 525 माइनस डाउन पेमेंट हमेशा इसी के ऊपर आता है, इसलिए चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। हम कुछ क्वेश्चंस को डायरेक्टली कर सकते हैं, हाँ कुछ क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ सकती है। तो सर ये कितना हो गया, तो ये तो सिंपल हो गया सर 37,500। ओके, अब हम यहां पर इंस्टॉलमेंट को पे करेंगे। इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दी, ठीक है। सर इंस्टॉलमेंट कितनी थी, क्वेश्चन में गिवन थी इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी थी 1,50,000। इनिशियली हो सकता है कि आपको ये दिक्कत आए कि सर इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में इंटरेस्ट शामिल था या नहीं था। बिल्कुल शामिल था, हमने ऊपर ही चेक कर लिया था कि अगर हम इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट का टोटल कर रहे थे वो कैश प्राइस से ज्यादा था। ओके, तो आप गलती से इसमें प्लस मत कर देना, ठीक है। तो फिर सर ये अभी फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हुआ है और फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके हम यहां पर अपना निकालेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। और अगर मुझसे गलती हो जाए तो आप अपना सही फिगर ले लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ कुछ टू बाय और डेट्स मैं इग्नोर कर रहा हूं, आप इसको डाल लीजिएगा। 1 जनवरी 2019 को मेरे हिसाब से बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है 262,500। कैसे हमने निकाला, 525 प्लस 37,500 ये हमारा टोटल आया था और इस टोटल में से हमने दो इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट माइनस किया, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आई और फिर हमने इसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया। अब नेक्स्ट ईयर मैंने ये वाला लोन यूज किया था तो मुझे इसी के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना होता है। तो अब की बार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई बच्चा मुझसे नहीं पूछेगा कि सर ये आपने कैसे निकाला था, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो मेरे पास अवेलेबल था। 262,500 इंटू 10%, 26,250 और फिर हम इसकी इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे 150 जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी और फिर हम निकालेंगे अपना बैलेंस कैरिड डाउन। ये टोटल आता है मेरे पास 288,750। उम्मीद करता हूं सही ही निकाला होगा मैंने। और ये बैलेंस कैरिड डाउन मेरे पास आता है 138,750। एग्जाम में डेट सब कुछ आप प्रॉपर डालिएगा। अभी टाइम की वजह से मैं कुछ चीजें छोड़ रहा हूं, बट आप इसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन देंगे। 138,750। अब सर अगर हम अपने प्रोसेस के हिसाब से चलें तो पहले हमें अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कंप्यूट करना चाहिए और फिर हमें यहां पर बाय बैंक इंस्टॉलमेंट को शो करना चाहिए। और क्योंकि ये मेरा लास्ट ईयर है तो अब मेरा बैलेंस कैरी डाउन नहीं आ सकता। हमने आपको बताया था कि क्योंकि क्वेश्चन में राउंडिंग ऑफ्स की प्रॉब्लम होती है, वो हमारी वजह से नहीं होती, हमारे एग्जामिनर या ऑथर की वजह से होती हैं। इसलिए ऑथर कहता है कि भाई लास्ट इंटरेस्ट कंप्यूट करने की बजाय बैलेंसिंग फिगर ले लेना अगर आपको अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स क्वेश्चन में गिवन थे तो। और मैं कह रहा हूं कि हमें इस क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स गिवन थे, तो ये मेरा बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा। ये हो गया 11,250। अब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर एग्जामिनर आपसे कहे कि मुझे बना के दिखाइए बुक्स ऑफ एचपी वेंडर, तो क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एंट्रीज मैंने ऊपर बता रखी थी, अब मैं ऊपर जा नहीं रहा। आपने क्या करना है, वेंडर की बुक्स में केवल और केवल एचपी बायर का अकाउंट बना के दिखाना है और वेंडर ने क्योंकि बायर को सेल किया है तो ये उसके लिए एसेट हो जाएगा। और मैं आपको बताता हूं कि ऊपर जो आपने वेंडर का अकाउंट बनाया था ये उसकी बिल्कुल रिवर्स कॉपी होगी।
जब वो सेल करेगा तो वो यहां पर सबसे पहले एंट्री पास करेगा टू HP सेल्स, यहां लिखेगा कैश प्राइस। जब उसे डाउन पेमेंट मिलेगी तो वो यहां लिखेगा बाय बैंक डाउन पेमेंट, और फिर इंटरेस्ट को चार्ज करेगा तो वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, बिल्कुल वैसे ही अमाउंट कंप्यूट होगा। कैश प्राइस में से डाउन पेमेंट माइनस हो जाएगी, जो अमाउंट ऑफ लोन आएगा उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा और वो उसके लिए डेटर में ऐड कर देगा, और फिर वो यहां पर इंस्टॉलमेंट को रिसीव कर लेगा। उसके बाद यहां पर आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। तो अगर आप देखेंगे तो बायर की बुक्स में जो वेंडर का अकाउंट बना था ये उसकी जस्ट मिरर कॉपी है, एकदम वहां लायबिलिटी थी, यहां एसेट है। नेक्स्ट ईयर सर क्या होगा, तो नेक्स्ट ईयर यहां पर ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, इस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी और फिर बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट ईयर एक बार फिर आप करेंगे और हो जाएगा। ये आपका होमवर्क है, जब ये अकाउंट बनेगा तो उसकी जस्ट रिवर्स कॉपी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम एक और एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, जैसे आप कहें वैसे होगा, तो आप लिखिए कि अब की बार हम बात करेंगे इन द बुक्स ऑफ HP बायर, ठीक है। हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है बुक्स HP बायर की। यहां लिखते हैं हम लोग कैश प्राइस 80,000, डाउन पेमेंट 20,000, बैलेंस इन annual installments of rupees 20,000 plus interest, or interest is chargeable at the rate of 10% per annum. इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम। आप ऐसा मत समझना कि सर क्वेश्चन में हमेशा 10% ही होता है, नहीं, हम स्टार्ट कर रहे हैं और इजी रखने के लिए हम 10% ले रहे हैं। अब की बार डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो यहां पर दिखाई दे रहा है कि सर 80,000 में से 20,000 की डाउन पेमेंट हो जाएगी, 60,000 रुपीज का बैलेंस बचेगा जो कि 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा, 20,000 प्लस इंटरेस्ट। यानी ये क्वेश्चन 3 इयर्स का है और एसेट अकाउंट बनाने की ड्यूटी मैंने आपके ऊपर छोड़ दी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बनाने वाला हूं वेंडर अकाउंट। और क्या मुझे टेबल की जरूरत है? आंसर इज नो, टेबल की हमें जरूरत नहीं है। क्यों? आप बनाएंगे तो पता लग जाएगा। सर क्या इस क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट गिवन है? आंसर इज नो, वो आपको निकालनी है। क्वेश्चन में लिखा है इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा 20,000 प्लस इंटरेस्ट। इसका मतलब आप पहले इंटरेस्ट निकालेंगे तब आपकी इंस्टॉलमेंट्स इस क्वेश्चन में निकल के आएंगी। वीडियो को आप चाहें तो पॉज कीजिए और वेंडर अकाउंट खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल बना पाएंगे, घबराए नहीं। तो पहले हम लिख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ HP बायर। अभी क्योंकि वेंडर का नाम दिया नहीं है तो हम वेंडर का नाम यहां पर HP वेंडर ही लिख देते हैं। और ये लीजिए, ये मैंने स्टार्ट किया। हमें याद ये रखना है कि सर ये मेरी लायबिलिटी होती है और हमारी लायबिलिटी स्टार्ट होती है जब हम एसेट को सेल करते हैं। तो यहां पर आएगा बाय एसेट अकाउंट। जब हम वेंडर की बुक्स बनाते हैं तो जब हम इस एंट्री को वहां रिवर्स करते हैं तो ध्यान रखना है वहां पर एसेट की जगह HP सेल हो जाता है, क्योंकि बायर ने एसेट परचेज किया है लेकिन वेंडर ने एसेट सेल नहीं किया, उसने नॉर्मल सेल किया है, तो वहां पर HP सेल हो जाता है। एक ये चेंज आता है। अब सर यहां पर आएगा हमारा कैश प्राइस और हमारा कैश प्राइस था 80,000। क्वेश्चन में कोई डेट ले लेते हैं, डेट ऑफ एग्रीमेंट क्या ले लेते हैं? 1 जनवरी 2018 ले लेते हैं। ओके, तो मैंने यहां पर ये डेट भी डाल दी। अब इसी डेट पे आपको डाउन पेमेंट देनी होती है, तो हमने यहां पर लिखा टू बैंक डाउन पेमेंट 20,000। ओके, डाउन पेमेंट देने के बाद में फिर हम यहां पर लिखेंगे
अब 31 दिसंबर 2018 को बाय इंटरेस्ट। पहली बार जब हम इंटरेस्ट कंप्यूट करते हैं तो आपको समझदारी करनी होती है, आपको इस कैश प्राइस में से डाउन पेमेंट को माइनस करना होता है, तब आपका अमाउंट आउटस्टैंडिंग निकल के आता है 60,000। आप चाहें इसको नोट कर लेना, यही वो पॉइंट है जहां पर आप गलती कर सकते हैं। इस पर निकालेंगे 10%, ये आएगा 6,000। इंटरेस्ट आ चुका है। अब जब हम इंस्टॉलमेंट पे करने जाएंगे तो हम यहां लिखेंगे टू बैंक इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था 20,000 प्लस इंटरेस्ट, जो कि मेरा हो गया 6,000। ऐसे ही आ गई मेरी 26,000। और इस तरीके से मुझे इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कि अभी भी चार्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही। धीरे धीरे आप भी कंफर्टेबल हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि कब डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है और कब हमें चार्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पर हमारा बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 40,000 का। यहां आएगा 1 जनवरी 2019 को बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। बस अब सीधा सीधा कंटिन्यू करते जाइए। अब मुझे एक बार 31 दिसंबर को फिर से इस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है, और अब की बार इंटरेस्ट चार्ज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीधा 40,000 रुपीज का 10%, और मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा 4,000। हम इंस्टॉलमेंट को पे करेंगे, और अगर आप यहां दिखाना चाहें कि इंस्टॉलमेंट थी 20,000 प्लस इंटरेस्ट, और अब हमें इंटरेस्ट मिल चुका है, इसलिए हम यहां दिखाएंगे 24,000, और फिर हमारे पास आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन 20,000। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? आंसर इज नो सर, क्वेश्चन अभी बाकी है। एक साल और अभी क्वेश्चन आगे जाने की बात कर रहा है, तो हम इसको एक बार और कंटिन्यू कर लेते हैं। ये लीजिए, और हम यहां लिखेंगे 1 जनवरी 2020 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा 20,000। और अब अगर हम यहां पर देखें तो मेरे पास इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पता नहीं है। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था 20,000 प्लस इंटरेस्ट, इसीलिए अब इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर नहीं होगा। हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, और बच्चे कह रहे हैं कि सर हम बताएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो आसान है, मैं बताऊंगा, तुम अगली क्वेश्चन में आंसर देना। वो कह रहे सर ठीक है, अगले में हम देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगले में आप देना। ये लीजिए, ये क्वेश्चन हो गया खत्म। सर ये कोई बात है, हमारी तो बारी आई नहीं बताने की। मैंने कहा अब आएगी आपकी बारी, कोई बात नहीं, आपको बुरा न लग जाए, मैं इसलिए आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल बताता हूं, और ये आप करके मुझे बताएंगे। ठीक है सर, आइए जी। सर आप कौन सी बुक से देख के क्वेश्चन दे रहे हैं? अरे छोड़ो ना, मैं आपको यहां लिख के दे रहा हूं, आप उसको कीजिए। ओके, एग्जाम्पल लिखिए। ऑन 1 जनवरी 2014 P Limited purchased motor car on hire purchase. Okay. डाउन पेमेंट यानी कि 1 ये जुलाई था, मैंने क्या लिख दिया, 1 जनवरी लिख दिया। चलिए इसको हम करते हैं 1 जुलाई 2014। ओके, डाउन पेमेंट ₹1 लाख, एंड बैलेंस इन 3 हाफ ईयरली installments of ₹80,000, ₹70,000 and ₹63,000. Okay. Payable on 31st December 14, क्योंकि हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है। पेबल ऑन 31st December 14 आफ्टर एवरी 6 months, ऐसे लिख देते हैं। ओके, खैर, यानी कि ये क्वेश्चन 3 इंस्टॉलमेंट्स का है, तो 1.5 ईयर को कवर करेगा। वेंडर चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इंटरेस्ट 10% पर एनम एट हाफ ईयरली रेस्ट्स।
चलिए, डेप्रिसिएशन 10% है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, वेंडर अकाउंट बना के दिखा दीजिए, बात खत्म। चलिए, हमारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हम बताएंगे, मैंने कहा चलिए आपको मौका दिया, कीजिए शुरू, मैं वेट करता हूं। वीडियो को पॉज कर दीजिए, तब तक बैंडविड्थ खर्च ना हो, ना आपकी ना हमारी। ऐसे गुस्से से देख रहे हैं बच्चे कि सर ये तो चीटिंग है, आसान क्वेश्चन खुद बताते हो, डिफिकल्ट हमसे पूछ लेते हो। खैर कोई बात नहीं, आप बुरा ना मानिए। आइए, सबसे पहली बात, क्वेश्चन के अंदर मुझे यह दिख रहा है कि इसमें कैश प्राइस मिसिंग है। अगर कैश प्राइस मिसिंग है तो मुझे यह बताइए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है? यस सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। इसका मतलब ये कि मैं रिवर्स ऑर्डर में कैलकुलेशन करते हुए अपना कैश प्राइस निकाल सकता हूं, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। तो वो मुझे उसके लिए क्या करना होगा? मुझे उसके लिए अब वर्किंग नोट बनाना होगा। ठीक है सर, दूसरी प्रॉब्लम अब की बार चीटिंग आपने की कि आपने इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली दे दी। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि आपको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो है वो डिफरेंट दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको डिफरेंट दिया हुआ है, तो आपको इसको पहले एडजस्ट करना पड़ेगा। सर आप क्या कहना चाहते हो? हमें कई बार आपकी बात समझ में नहीं आती। देखिए, ऐसे समझिए कि क्वेश्चन के अंदर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स है 1, 2 एंड 3, 6 मंथ, 6 मंथ और 6 मंथ, 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं। ये 0, फर्स्ट 6 मंथ, सेकंड 6 मंथ, थर्ड 6 मंथ। लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10% पर एनम। इंस्टॉलमेंट का पीरियड अलग है और उस पीरियड का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। तो मैं पहले क्या करूंगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इंटरेस्ट को एडजस्ट कर देंगे। अगर ये 10% पर एनम है, पर एनम मतलब 12 मंथ्स के लिए है, तो 6 मंथ के लिए ये हो गया 5%, यानी आप इसको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से सॉल्व करेंगे। इसका मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है एनुअली, इंस्टॉलमेंट आपको दी हुई है हाफ ईयरली, तो आपको रेट को एडजस्ट करना पड़ेगा। सर अगर इस क्वेश्चन में दिया होता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर हाफ ईयर, तो इसका मतलब मुझे कुछ एडजस्ट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस पीरियड की इंस्टॉलमेंट है उसी पीरियड का इंटरेस्ट दिया हुआ है। मैं एडजस्ट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इंस्टॉलमेंट का पीरियड डिफरेंट है और मेरे इंटरेस्ट का जो पीरियड दिया हुआ है वो डिफरेंट है, इसीलिए मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है। बाकी क्वेश्चन में हम क्यों नहीं करते थे? क्योंकि ईयरली इंस्टॉलमेंट होती थी और ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था। सर इस क्वेश्चन में अगर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है और रेट 10% हाफ ईयरली दिया होता तो मैं 10% से सॉल्व कर लेता। ओके सर, एक बात हमारे दिमाग में आ रही है, ऐसे ही कहो तो पूछ ले। मैंने कहा पूछ लो। सर अगर क्वेश्चन ये कहता कि आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो 2-2 सालों पे है, 2 ईयरली है, तो क्या करते? इसका मतलब फिर ये क्वेश्चन ऐसे जाता 2 ईयर 2 ईयर 2 ईयर, यानी ये 0, ये 2 ईयर है, ये 4 ईयर है, ये 6 ईयर है, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट 2 ईयरली होती। और सर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो हमें 1 साल का दिया हुआ है 10%, और इंस्टॉलमेंट हमारी 2 साल की पीरियड पे चल रही है, तो हम इसका मतलब क्या करते? हम इंटरेस्ट को फिर से एडजस्ट करते। अब इंटरेस्ट को एडजस्ट करते तो हम कैसे करते? फिर हम ऐसे करते कि भाई 10% तो ये हो गया, मतलब ये हो गया 100 और ये हो गया 10, यहां पर अमाउंट हो गया 110। फिर दोबारा इंटरेस्ट निकालेंगे 10% पर एनम, वो हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 121। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10 + 11 21, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 21 हो जाता। अब सर ये तो चीटिंग है, ये तो गणित आप कंफ्यूज करने के लिए हमें करा रहे हो। अरे मैं कंफ्यूज नहीं करा रहा, कुछ बुक्स में जानबूझ के जब लड़ाई होती है तो वो ऐसे ऐसे पॉइंट डालना शुरू कर देते हैं, फिर बच्चा हमसे पूछना शुरू कर देता है, कहता है कि सर आप समझाओ। तो मैं उन्हें समझा नहीं सकता कि एग्जाम में इस तरह के वाहियात सवाल नहीं आते, वो अकाउंटेंसी पर फोकस रहते हैं। फिलहाल कंसेप्ट ये समझ लीजिए कि अगर इंस्टॉलमेंट का पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट का पीरियड अलग हो तो आपको उसे एडजस्ट करना है। ठीक है, जनरली एग्जामिनर इस तरह के वाहियात क्वेश्चन से दूर रहता है। हां, यह हो सकता है कि वो ये कह दे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली है, तो आप उसको हाफ कर देना, जैसे कि हम इस क्वेश्चन में कर रहे हैं। ये सिंपल सी बात थी, आप इसको समझ सकते हैं। तो यानी मेरा क्वेश्चन हो गया 5% पर। अब हम इसको 5% पे सॉल्व कर देंगे, बात खत्म हो गई। ठीक है, आइए जी, जब भी क्वेश्चन ऐसा हो कि कैश प्राइस ना दी हो, तो आपको पता है कि आप हमेशा लास्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप ईयर या फिर इंस्टॉलमेंट लिखेंगे। सबसे पहले डाउन पेमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, सेकंड इंस्टॉलमेंट है, थर्ड इंस्टॉलमेंट है।
फिर आप इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लिखेंगे। मेरे ख्याल से इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट था, मैं एक बार चेक कर लूं, ये था डाउन पेमेंट 1 लाख, डाउन पेमेंट थी 1 लाख, ये था 80,000, उसके बाद था आई थिंक 70,000 और उसके बाद था 63,000। फिर हमने आपको बताया था कि इस केस में आपको करना क्या होता है, आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होता है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, इसका फॉर्मूला लगता है, और फिर आप अपना कैश प्राइस ढूंढ लेते हैं। अगर हम इसे कॉलम नंबर डाल दें, ऐसे कॉलम नंबर ये 1, ये 2, ये 3, तो ये 4 जो होता है ये कॉलम नंबर 2 माइनस कॉलम नंबर 3 होता है, वरना स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं। सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो आप चाहें तो आप इसको ऐसे उल्टा भी लिख सकते हैं, 3, 2, 1 डाउन, वो आपकी मर्जी, आप कैसे कंफर्टेबल हैं, ये वर्किंग नोट का पार्ट बन जाएगा। तो सर सबसे पहले हम सबसे लास्ट वाला इंटरेस्ट अलग करेंगे, 5/105। अब आप ये मत कहना कि सर क्वेश्चन 10% का था, आपने 5 ले लिया, है ना। चलिए अब कैलकुलेटर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 63,000 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 5, ये अमाउंट आ गया 3,000। सबसे पहले हमने ये कंप्यूट करना है और फिर हमने इसमें से इसको माइनस करना है और फिर यहां पर हम अपना अमाउंट डाल देंगे 60,000। सॉरी, अब जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट आप निकालेंगे तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट प्लस आगे के जो कैश प्राइसेस आप ढूंढ चुके हैं उन दोनों को प्लस करेंगे, 5/105। $6190, ओके, ये आ गया हमारे पास 6190। तो ये हमने अपनी सेकंड कैलकुलेशन की, और जब आप कैश प्राइस निकालेंगे तो दिस माइनस दिस करेंगे, 70,000 माइनस 6190, ये अमाउंट आ जाएगा सर हमारे पास 63,810। अब हम लास्ट इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में आएगा 80,000 प्लस 63,810 और प्लस 60,000। इन तीनों को टोटल कीजिए, 80,000, 63,810 और 60,000, और फिर डिवाइडेड बाय 105 इंटू 5, ये आ जाएगा 9705। और फिर ये हमारी थर्ड कैलकुलेशन है और आप इसमें से इसको माइनस करेंगे और फिर आपके पास आंसर आ जाएगा 70,295। और फिर यहां पर क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होता तो ये पूरा का पूरा यहां पर 1 लाख आएगा और आपका कैश प्राइस आ जाएगा 1 लाख प्लस 70,295, 63,810 और 60,000, 294,105। ये आपने हमें पेमेंट दी है 250, 3,13,000 और ये 9705, 6190 और 3000, ये आपका इंटरेस्ट है 18,895। अब इसका अगर एचपी वेंडर अकाउंट बनाना हो तो मैं समझता हूं आप डेफिनेटली बना सकते हैं। हमने वेंडर की सारी डिटेल दे दी है, और अगर आपने एसेट अकाउंट बनाना हो तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% WDV लेके आप बना सकते हैं। तो हमने लगभग काफी जो प्रैक्टिस थी आपको करवा दी है। रेस्ट आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये वाला कंसेप्ट भी आएगा, इसके आगे भी आएगा, तो धीरे धीरे अब आप सब चीजें अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, हम सर उससे पहले ही कर लेंगे, आप हमें समझते क्या है। मैंने कहा चलिए वेरी वेरी गुड, ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।